जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे, पर मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो रखा था आई फ्लू। इसीलिए मैंने पिछले 3 दिन से क्लासेस नहीं ली थी। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का जो सिस्टम था या जो ऑफलाइन क्लासेस का था, वो मेरा बिल्कुल शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया था क्योंकि मेरी आंखों में फ्लू हो गया था, आई फ्लू जो अभी बहुत चल रहा है। और आई फ्लू जिसका वीडियो मैंने आपको बताया था, मैंने काफ़ी सुविधा रखी थी, सुरक्षा रखी थी, लेकिन फिर भी ये इतना तेज़ी से फैल रहा था कि मैं इसमें सावधानी रखने में थोड़ा कमज़ोर पड़ गई। ये जो है बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आपके संपर्क में कोई व्यक्ति है और अगर आपने उसको छू लिया है या आप उसकी सफाई, आंखों की सफाई करने में मदद कर रहे हैं, तो भी ये फैल जाता है। इसीलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सावधानी रखें, सुरक्षा रखें, ठीक है। जब ये होता है ना, तो शुरुआत के 2 दिन में बहुत तकलीफ़ होती है। आंखें जो है, शुरुआती दिन में आंखों से आंसू ही आंसू आते हैं, कीचड़ बनते जाते हैं आंखों में और आंखें बहुत लाल हो जाती है और अगले दिन उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण आंखें बहुत, ऐसा लगता है अंदर से कोई कांटे चुभो रहा है, ऐसा दर्द सा महसूस होता है। क्योंकि मुझे हो रखा था, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा बच्चों का नुकसान ना हो, इसीलिए मैं आज आ गई। वैसे भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है मेरी आंखें, पर फिर भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दूंगी क्योंकि ऑनलाइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप मेरे कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम जंतु जगत के वर्गीकरण से, क्योंकि जंतु जगत के वर्गीकरण से साइंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एमपी पुलिस में आपने पिछले साल के पेपर भी देखे होंगे और उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फाइलम यानी कि संघ से पूछे गए हैं। पॉरीफेरा संघ हो गया, निडीरिया हो गया, टिनोफेरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थस, इन्हीं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की थोड़ी मदद हो जाएगी। आज 2 अगस्त हो गई है, आज से 10 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और अपने जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, शुरुआती दौर में हो सकता है ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबी चलेगी, 1 महीने तक चलेगी, पर हो सकता है शुरुआती दौर में जंतु जगत के वर्गीकरण से 1-2 क्वेश्चन आए, लेकिन जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे इसके क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझिएगा और एग्ज़ाम में बिल्कुल सतर्क होकर, सावधानी पूर्वक, ध्यान से पढ़कर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन और टिक लगा के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं अरे यार इसका तो मुझे आंसर याद था। तो वही चीज़ हमें नहीं करनी है। आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम जंतु जगत के वर्गीकरण में। एनिमल किंगडम इसको कहा जाता है। सर्वप्रथम जंतु जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। कार्ल लिनियस, जो कि वर्गीकी के जनक भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनिमल किंगडम दिया था या जंतु जगत के वर्गीकरण को 2 भागों में विभाजित किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है वर्गीकी के जनक। कब दिया था इन्होंने? तो 1753 में इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था। और जो द्विजगत वर्गीकरण इन्होंने दिया था उसमें 2 सजीवों को रखा था। एक तो था पादप और दूसरे थे जंतु, ठीक है। एक सजीव क्या था? प्लांट्स, और दूसरे क्या थे? जंतु यानी कि एनिमल्स। फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल। तो 2 जगत के वर्गीकरण या द्विजगत वर्गीकरण में इन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। कब किया था? 1753 में। अब जब इन्होंने ये वर्गीकरण किया था तो इन्होंने पादपों की और जंतुओं की बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि उनका आकार कैसा होता है, उनमें क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन से ऊतक पाए जाते हैं, कौन सी संरचना पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया था। उसके बाद में पादप और जंतु के बाद भी ऐसा देखा गया कि धरती पे इसके अलावा भी तो जीव हैं, पादप और जंतु के अलावा भी तो कुछ जीव होंगे। तो वही त्रिजगत कहलाया और त्रिजगत वर्गीकरण दिया किसने? हैकल ने। इन्होंने भी पादप और जंतु के अलावा एक और जगत खोज लिया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से त्रिजगत वर्गीकरण के जनक किसको कहा जाता है? तो हैकल को कहा जाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द्विजगत वर्गीकरण जो दिया है कार्ल लिनियस ने दिया है। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगी आपको भी। उसके बाद आता है 4 जगत वर्गीकरण। 4 जगत है ना, 4
4 क्लासिफिकेशन किंगडम क्या है? पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसमें एक और जीवों को ऐड कर लिया जिसका नाम था मोनेरा। और ये किसने दिया था? ये दिया था कॉपलैंड ने। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये कॉपलैंड ने दिया था। उसके बाद आता है 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, पहले हमने द्विजगत पढ़ा, किसके द्वारा दिया गया? कार्ल लिनियस के द्वारा। फिर हमने त्रिजगत पढ़ा, किसके द्वारा दिया गया? हेकल के द्वारा दिया गया। फिर हमने पढ़ा 4 जगत वर्गीकरण, किसके द्वारा दिया गया? कॉपलैंड के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया क्या? 5 जगत वर्गीकरण। और यही वर्गीकरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, सबसे ज्यादा फेमस होने वाला वर्गीकरण कौन सा था? आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। आप एग्जाम में मतलब एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ोगे तो आर.एच. व्हिटकर का ही वर्गीकरण आप ज्यादा पढ़ोगे। देखिए, इन्होंने एक और चीज को ऐड कर दिया था, कवक को। कवक जो था पहले पादप में ही इंक्लूड था, लेकिन आर.एच. व्हिटकर ने कवक को अलग हटा दिया। उन्होंने देखा कि कवक में पादप की साथ साथ कुछ जंतुओं के भी गुण हैं, तो क्यों ना इसको एक अलग ही संघ में रखा जाए। इसीलिए उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दे दिया, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिक आए और इन्होंने अपने अपने मत रखे। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या है? द्विजगत, ठीक है, 2 जगत हैं, तो जो 2 जगत के वर्गीकरण के जनक कौन कहलाएंगे? तो उनके नाम के अक्षरों में भी 2 ही अक्षर हैं, कार्ल। ठीक है, तो कार्ल से क्या हो गया? 2 द्विजगत। अब हेकल में देखो, हेकल, हेकल, तो 3 अक्षर आ रहे हैं नाम में, इसीलिए त्रिजगत के जनक कौन हो गए? हेकल। उसके बाद आते हैं कॉपलैंड, कोपलैंड। ठीक है, 4 अक्षर आ रहे हैं, तो 4 जगत के वर्गीकरण कौन हो गए? कॉपलैंड। व्हिटकर, व्हिटकर आप देखेंगे तो इसमें 4.5 अक्षर आएंगे, तो 4.5 से थोड़ा ऊपर ले लो, आर.एच. इसमें जोड़ लो, तो ये 5 जगत के वर्गीकरण हो गए, वर्गीकरण के जनक हो गए कौन? आर.एच. व्हिटकर। तो ये याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप किस तरीके से इनके खोजकर्ता और इन जगतों को याद कर सकते हैं। द्विजगत कार्ल, हेकल त्रिजगत, कॉपलैंड 4 जगत और व्हिटकर 5 जगत। और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है? आर.एच. व्हिटकर का। ठीक है, इसके बाद में शुरुआत हुई जंतुओं के वर्गीकरण की। तो इन्होंने जंतुओं को 2 तरीके से पहले विभाजित किया, एक थे कशेरुकी और दूसरे थे अकशेरुकी। कशेरुकी जीव वो कहलाते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिनमें सपोर्ट के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? कशेरुकी, या वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं इनको। दूसरे होते हैं अकशेरुकी, जिनका शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, जिनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब जो कशेरुकी थी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, वो 5 प्रकार से विभाजित है। पहला है मछली। मछली में देखा होगा ऊपर की तरफ कांटे कांटे पाए जाते हैं, इस तरीके से संरचना होती है मछली की। ठीक है, इस तरीके से ऊपर का शेप होता है इनका, तो ये पाया जाता है इसमें। तो ये क्या है? फिश आ गया। एम्फीबियंस, उभयचर। उभयचर जैसे कि मेंढक, मेंढक क्या है? उभयचर है, तो इनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रेप्टाइल्स, सरीसृप, जो रेंग कर या जमीन पर खिसक कर चलते हैं, उनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। चौथा है बर्ड्स, यानी कि पक्षी, पक्षियों में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? कशेरुकी कहलाएंगे। उसके बाद है मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। हम लोग हो गए, गाय भैंस हो गए, बकरी हो गई, है ना, बिल्ली वगैरह जो भी हैं, चूहे वगैरह, ये सब क्या है? चमगादड़ हो गया, तो ये सब क्या है? स्तनधारी है। ब्लू व्हेल भी इसी में आ जाएगा। तो ये सब क्या है? स्तनधारी जीव कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। तो इनमें कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं या वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कशेरुकी जीव। अब मैमल्स में देखिए, जानवर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा है जानवर, सभी प्रकार के जानवर आ जाएंगे। धानी प्राणी, मार्सुपियल्स, जिसको धानी प्राणी कहा जाता है, जैसे कि कंगारू। कंगारू को देखा है आपने? वो उसके पास एक ऐसी पोटली होती है, उस पोटली में उसका जो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उस पोटली में से बच्चे को निकाल के वजह से होता है ना। उसके बाद है प्राइमेट्स, नरवानर। नरवानर बहुत खतरनाक होते हैं, इधर नहीं पाए जाते, पहले के जमाने में पाए जाते होंगे। रोडेंट्स, चूहा या गिलहरी जिस टाइप के होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? रोडेंट्स कहलाते हैं। बिल्कुल लचीले होते हैं, हम इनको पकड़ते तो हमें ऐसा लगता होगा कि शायद इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होगी या बाकी हड्डियां नहीं होंगी, पर इनमें पाई जाती है। डॉल्फिन,
बताया मैंने अभी आपको, डॉल्फिन हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, तो वो किस में आएगा, सिटेशियंस में आएगा। और सील्स जो समुद्री शेर होते हैं, जैसे सी पाया जाता है, एक जानवर पाया जाता है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी उसका, तो समुद्री शेर कहलाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, कशेरुकी जीव कहलाते हैं, कशेरुकी जीव या वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि बताइए सरीसृप में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या नहीं, या वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं या नहीं, तो आप क्या बताएंगे, पाए जाते हैं। ये जितने भी जीव हैं इन सभी में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकी जीव में आ जाएगा एनिलिडा। एनिलिडा संघ है एक, ये सारे संघ के नाम है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ, है ना, ये सब क्या है, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमोटेडा, ये सब क्या है, ये संघ है। और इन संघों के जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ये जो इतना पोर्शन जो है ये मोस्ट टाइम पे पोर्शन है, मोस्ट टाइम पे, ठीक है, मोस्ट टाइम पे पोर्शन है अकशेरुकी का। ऐसे कौन से जीव है जो अकशेरुकी संघ में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे ऑप्शन में या तो संघ का नाम दे देगा या फिर संघ के उदाहरण, जीवों के उदाहरण दे देगा। जैसे कि एनिलिडा संघ का उदाहरण क्या हो जाएगा, एनिलिडा संघ का उदाहरण हो जाएगा केचुआ। आपसे पूछेंगे कि बताइए केचुआ कशेरुकी जीव है या अकशेरुकी, तो आप क्या बताएंगे कि ये एनिलिडा संघ में आता है। आपका दिमाग चलेगा, अरे मैडम ने पढ़ाया था कि पहला संघ एनिलिडा था, उसमें पीडीएफ में तो हमने देखा था कि पहला एनिलिडा है और केचुआ किसका है, एनिलिडा संघ का उदाहरण है। तो क्या है ये, अकशेरुकी। दूसरा संघ होता है मोलस्का, जो यहाँ पर दे रखे हैं। मोलस्का, मोलस्का बिल्कुल जिनका स्मूथ सा, बिल्कुल ही सूक्ष्म सा, कोमल सा जिसका शरीर होता है, उसको मोलस्का कहा जाता है। और मोलस्का के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो ऑक्टोपस सबसे अच्छा उदाहरण है, ऑक्टोपस। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रो का मतलब है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है पैर। जिनके पैर जॉइंट्स से जुड़े होते हैं, जॉइंट्स में जुड़े होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्थ्रोपोडा संघ। और हमारे अर्थ पर लगभग 11 लाख प्रजाति हैं पूरे अर्थ पर ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की। जैसे कि आपने देख लिया कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है। टिड्डा हो गया, जो हम बोलते हैं ना टिड्डा आ गया, वो बारिश के टाइम पे बहुत उड़ते हैं ये। जो भी लाइट के कीड़े वगैरह होते हैं ना, भी क्या बोलते हैं, कसारी वगैरह, जो आम भाषा में कसारी बोलते हैं, उसको कुछ और कहते होंगे। तो ये सब क्या है, ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीव है। तितली हो गई, ये भी ऑर्थ्रोपोडा में ही आती है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ जो होते हैं, इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, जैसे कि आपने स्टारफिश देखी होगी, स्टारफिश दिखाई ऐसी देती है स्टार जैसे, ठीक है, स्टार जैसे दिखाई देती है, पर इसके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, मतलब कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है, तो ये स्टारफिश कहलाती है। इसीलिए किस संघ में आती है, काइनोडर्मेटा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ जो हैं होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किस में आते हैं, अकशेरुकी में आते हैं। उसके बाद है पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ के जीव भी किस में आते हैं, अकशेरुकी में आते हैं। सिलेंट्रेटा या निडीरिया, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि सिलेंट्रेटा या निडीरिया संघ के जीव किस प्रकार के होते हैं, कशेरुकी या अकशेरुकी, तो आप क्या बताएंगे कि ये अकशेरुकी जीव होते हैं। उदाहरण के लिए निडीरिया का उदाहरण क्या हो सकता है, अभी बताएंगे आपको। टिनोफेरा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिनका शरीर बिल्कुल प्लेट जैसा होता है, फ्लेट होता है, उसको प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं। इन्हें टेपवर्म भी कहा जाता है। उसके बाद है निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस, निमेटोडा को ही कहा जाता है एस्केहेल्मिन्थेस। तो इतने प्रकार के जो भी संघ है दे रखे हैं, ये सभी किस में आते हैं, अकशेरुकी जीव में आते हैं। सारे के सारे संघ किस में आते हैं, अकशेरुकी जीवों में आते हैं। ठीक है, और कितने संघ होते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण में, तो लगभग 11 संघ होते हैं, 11। ठीक है, 11 संघ होते हैं। और जो सबसे बड़ा संघ होता है कशेरुकी, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, ऑर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। लेकिन अगर स्तनधारी के हिसाब से देखा जाए या कशेरुकी के हिसाब से देखा जाता है, तो इनमें से सबसे बड़ा होता है मैमल्स वाला, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रजातियां आती है। ठीक है, तो इन सारी प्रजातियों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आज के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपके साइंस के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की कि आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूरे पूरे सही रहेंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है ये, ठीक है, और चीज़ें नोट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो,
ये जो है ये कोशिका के प्रकार है। किसके आधार पर है? जीवों के आधार पर। जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार। जीवों के आधार पर नहीं है कि केंद्रक के आधार पर ही है, या आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि कोशिका के प्रकार, क्योंकि कोशिका के आधार पर ही तो हम जीवों को विभाजित करेंगे। कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कहलाती है जिनका केंद्रक या तो पुराना हो या अर्ध विकसित हो, मतलब उसमें ज़्यादा फंक्शन ना हो। जैसे कि पुराने कीपैड मोबाइल देख लो आप, और आजकल के स्मार्टफोन देख लो, तो वो हमारे समझ के बहुत अच्छे से, मतलब समझ में अच्छे से आ जाएगा। कीपैड में इतने फंक्शंस नहीं होते थे, तो वो किस में कहलाएंगे? वो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन्स जो डेली कुछ ना कुछ नया उसमें फंक्शन इंक्लूड होता रहता है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो यूकैरियोटिक में कहलाएंगे। वैसे ही हमारा शरीर, जो प्रोकैरियोटिक जो जीव थे उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हो गई थी, ठीक है, सबसे पुराने हो गए थे वो, पर उनमें उतने फंक्शन नहीं थे। और आज की जनरेशन देख लीजिए आप, कितने सारे फंक्शन है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कि देखिए, अगर लड़कियां हैं तो उसको सारी चीज़ें आएंगी, कढ़ाई बुनाई मेहंदी वहंदी सारी चीज़ें, क्योंकि उसका ब्रेन उस तरीके से विकसित होता है। और शारीरिक स्फूर्ति भी रहती है ना, कि डांस वांस सब कुछ आता है उसको, तो वो क्या हो गया? वो यूकैरियोटिक हो गई। और पहले के लोगों को देख लो, तो वो केवल खेती का काम करते थे और खाना बनाना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस हो गया। वैसी कोशिकाएं जो जिनमें कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं होते थे, जो एक प्रकार की कोशिकाएं होती थी और एक जो जीव होता था उसी एक कोशिका से निर्मित होता था, उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता था। लेकिन यूकैरियोटिक जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि हमारी आंखों की कोशिका अलग हो गई, हाथ पैर की कोशिकाएं अलग हो गई, हड्डियों की कोशिका अलग हो गई, रक्त की कोशिका अलग हो गई, हृदय की कोशिका अलग हो गई, यकृत की अलग हो गई। तो हम क्या हैं? हम बहुकोशिकीय। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जितने भी प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। और एक संघ है मोनेरा संघ, है ना, जो 4 जगत वर्गीकरण है किसके द्वारा दिया गया है? कॉपलैंड के द्वारा। तो मोनेरा को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मोनेरा किस प्रकार का है? ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का है। मोनेरो किस प्रकार का संघ है? प्रोकैरियोटिक प्रकार का। तो ये एक कोशिकीय में आएगा। अब बहुकोशिकीय जो थे इसमें भी अलग अलग थे। बहुकोशिकीय को आगे चलकर फिर 2 संघों में विभाजित कर दिया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और इसके अंदर जो एक कोशिकीय था वो क्या था? प्रोटिस्टा। और बहुकोशिकीय में भी कोशिका रहित और कोशिका सहित। सहित मतलब जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और रहित मतलब जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सहित जो वाले थे जीव, वो क्या कहलाए? प्रकाश संश्लेषण करने वाले। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया। कोशिका भित्ति रहित जीव में क्या आ जाएंगे? हम लोग, ठीक है। हमारी कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में। तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है? हमारे अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पादपों की कोशिका में, प्लांट्स की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो आप कोशिका भित्ति सहित, तो ये तो पादपों की ही बात होगी। तो ऐसे पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो हो जाएंगे इसमें, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं वो भी आ जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्या आ जाएंगे? शैवाल या हरे पौधे। और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? कवक हो जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए कवक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो आप क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक का। आपसे पूछा शैवाल में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो आप बताएंगे यूकैरियोटिक, क्योंकि ये भी किसका एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक का। और ये किसके एग्जाम्पल हैं? दोनों ही बहुकोशिकीय कोशिका के, ठीक है। जीवों के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिका और बहुकोशिका। एक कोशिका में क्या क्या आएगा? मोनेरा और प्रोटिस्टा। और बहुकोशिकीय में क्या आएंगे? सभी प्रकार के जानवर, कवक और शैवाल, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या क्या आएंगे? कवक, शैवाल और जंतु, और पादप भी आ जाएंगे। यहाँ लिखा है प्लांट एंड
शैवाल, ठीक है, प्लांटी यानी कि पादप और शैवाल ये आ जाएंगे। तो ये हमने कोशिका के आधार पर भी बता दिया कि बताइए प्रोकैरियोटिक में किसका उदाहरण आएगा, तो आप क्या बता देंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। बहुकोशिकीय में क्या आएगा, तो इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है कोशिका भित्ति सहित और एक होती है कोशिका भित्ति रहित। रहित में सभी प्रकार के जानवर आ जाएंगे और सहित में सभी प्रकार के पादप आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार से विभाजित है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और जिसमें नहीं होती। जिसमें होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, और जिसमें हरित लवक नहीं होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो ये कवक जिसमें नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और पादप और शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये हमने आपको एक चार्ट के हिसाब से बता दिया। अब हम पढ़ेंगे सभी प्रकार के संघ, ठीक है, सभी प्रकार की संघ पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। चलिए शुरू करते हैं अकशेरुकी जंतुओं की, या हम बोल सकते हैं कि जंतु जगत का जो सबसे पहला संघ था, हम शुरुआत करते हैं उस संघ की। जंतु जगत के सबसे पहले संघ को कहा जाता है पोरीफेरा संघ। क्या कहा जाता है, पोरीफेरा संघ, या इसको साइकॉन भी कहा जाता है, ठीक है। साइकॉन जो है ये इसके उदाहरण है, लेकिन कभी कभी इसको साइकन संघ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी जल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो मतलब जीवन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, जल से, और जल से उत्पत्ति हुई थी, तो जो सबसे पहले बनने या निर्मित होने वाले जो जीव थे वो कौन से थे, पोरीफेरा संघ के जीव थे। कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन संघ है और सबसे पुराना संघ है, सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में बात आती है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, और इनके शरीर पर, ये जो ऐसे शरीर दिख रहा है ना इनका, तो इनके शरीर पर ऐसे छिद्र से पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट से दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे छेद से दिखाई दे रहे हैं, तो इनके पूरे शरीर पर ऐसे छिद्र से दिखाई देते हैं, पोर्स दिखाई देते हैं इनके ऊपर, इनके शरीर के ऊपर, इसीलिए इनको कहा जाता है पोरीफेरा संघ। और इन्हीं पोर्स के द्वारा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। क्या कहा गया है कि इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाते हैं, स्पंज के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इसके उदाहरण भी क्या है, स्पॉन्जिला, साइकन या बॉथ स्पंज, या इसी को कहा जाता है युवा स्पंज, ठीक है। इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये देखिए, जल यहाँ से इन पोर्स के द्वारा अंदर जाएगा और इनका उत्सर्जन ऐसे बाहर की तरफ से होगा, ठीक है। जल जाएगा इन पोर्स के थ्रू इनके शरीर के अंदर, यहाँ से वो ऑक्सीजन वाला जो था वाटर वो ले लेंगे, और बाकी का इधर बाहर की तरफ से इनका उत्सर्जन हो जाता है। तो जल महीन छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और बड़े छिद्रों, जिनको क्या कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है, उनके माध्यम से बाहर निकल जाता है। पहले इन छोटो छिद्रों के द्वारा ये जल अंदर एंटर हो जाएगा, और इसके बाद ये जो बड़े वाले छिद्र दिख रहे हैं इससे बाहर की तरफ एग्जिट हो जाएगा। सबसे अच्छे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं साइफा, साइकॉन, स्वच्छ जली स्पंज या स्पॉन्जिला जिसको कहा जाता है, या फिर बाथ स्पंज या यू स्पॉन्जिया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने देखे, सारे के सारे जिस भी बुक में जो भी एग्जाम्पल मिले थे सब यहाँ पर ऐड करवा दिए हैं, ताकि आपकी कुछ भी चीज़ें ना छूटे। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे सुन लीजिए आप, आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए जंतु जगत का, 4 ऑप्शन दे देंगे और चारों में से पूछेंगे कि बताइए जंतु जगत का कौन सा संघ है जो अकशेरुकी में पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया आपको पोरीफेरा, बाकी के 3 अलग दे दिए, पोरीफेरा दे दिया, और 3 अलग कौन से दे दिए आपको, मैमल्स दे दिया, एप्स दे दिए, या फिर रेप्टाइल्स दे दिए, और एक ये दे दिया। तो आप क्या बताओगे, पोरीफेरा संघ, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, अकशेरुकी में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से किन जीवों के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाए जाते हैं किसके ऊपर, पोरीफेरा, पोरी है ना, पोर से पता चल जाता है, पोर्स मतलब क्या होते हैं, छिद्र। तो जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं उनको पोरीफेरा कहा जाता है। उदाहरण पूछा जा सकता है आपसे, तो ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है साइकन और स्पॉन्जिला। ये 2 बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए साइकन किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, पोरीफेरा संघ का उदाहरण है। आपसे पूछा बाथ स्पंज या स्पॉन्जिला किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे किसका उदाहरण है, पोरीफेरा संघ का। आपसे पूछा जा सकता है कि यू स्पॉन्जिया या स्वच्छ जली स्पंज किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे पोरीफेरा संघ का। आपसे अगर पूछा जाता है क्या पोरीफेरा संघ में कोशिका पाई जाती है, तो इनमें कोशिकाएं
बहुत कम निर्मित हुई है, इनमें ऊतकों का बिल्कुल भी निर्माण नहीं हुआ, इनमें केवल कोशिकाएं ही पाई जाती है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं संघ, वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा आपको पढ़ने में बहुत मिलेगा। वैसे तो इस संघ को निडेरिया भी कहा जाता है। निडेरिया ना लिखते हुए व्यापम वाले निडेरिया को क्या लिख देते हैं, सिलेंट्रेटा लिख देते हैं। तो सिलेंट्रेटा जो होता है ये इसका दूसरा संघ है, जंतु जगत के वर्गीकरण का ये दूसरा संघ है। आपसे इनमें पूछा जा सकता है कि बताइए जंतु जगत के वर्गीकरण के किस संघ में सबसे पहले ऊतकों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आप क्या बताएंगे, सिलेंट्रेटा या निडेरिया में सबसे पहले ऊतकों का निर्माण हुआ था। उसके बाद इनका जो शरीर होता है ये दो प्रकार से विभाजित होता है, या दो प्रकार से आप इसके शरीर को देख सकते हैं। एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा। पॉलिप में आपने हाइड्रा देखा होगा, हाइड्रा जो होता है वो पॉलिप का होता है, और मेडूसा में आपने जेलीफिश देखी होगी। जेलीफिश जो है वो मेडूसा में पाया जाता है। ठीक है, मेडूसा वाले स्तर में पाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है मेडूसा छतरी नुमा आकार के मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, ये भी समुद्र में ही पाया जाता है, जिसके अंदर ऑरिलिया या जेलीफिश आते हैं। ऑरिलिया और जेलीफिश इसके उदाहरण है, ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, कोरल आदि जातियां समूह में रहती है, जबकि हाइड्रा एकांकी रूप में रहता है। एकांकी रूप में रहने वाला क्या है, हाइड्रा। आपसे पूछेंगे कि हाइड्रा बताइए कि संघ का उदाहरण है, क्या बताएंगे आप, सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का उदाहरण है हाइड्रा। जेलीफिश किसका उदाहरण है, तो ये भी सिलेंट्रेटा या निडेरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा में कोई श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जेलीफिश में श्वसन अंग पाए जाते हैं। हाइड्रा में कोई रक्त नहीं पाया जाता है, देखा है आपने हाइड्रा, उसके अंदर पानी पानी होता है। ठीक है, रक्त नहीं होता है, लेकिन जेलीफिश में रक्त होता है, तथा इनमें श्वसन विसरण के माध्यम से किया जाता है। विसरण के माध्यम से इसमें श्वसन होता है। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए। कॉम्फम्ब जेली देखो, टीनोफेरा संघ का उदाहरण है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री अखरोट किस संघ के जीवों को कहा जाता है। समुद्री अखरोट वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है टीनोफेरा संघ के जीवों को। देखो इसका शेप जो है ये अखरोट जैसा ही तो दिखाई दे रहा है, ऐसे अखरोट का शेप ऐसा ही तो होता है ना, ऐसे शेप में होता है ये पूरा अखरोट जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको समुद्री अखरोट कहा जाता है या कॉम्ब जेली कहा जाता है। इनमें भी ऊतक पाए जाते हैं और इनके उदाहरण क्या है, प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। टीनोप्लाना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए टीनोप्लाना किस संघ का उदाहरण है या किस संघ का जीव है। तो आप क्या बताओगे, टीनोफोरा संघ का जीव है टीनोप्लाना, और इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, प्लूरोब्रेकिया। अगला संघ देखते हैं हम, पीताक्रमी या प्लेटीहेल्मिन्थेस। बहुत पूछा गया है, पिछले साल के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि बताइए प्लेटीहेल्मिन्थेस जीवों में किस प्रकार का श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, शरीर का आकार कैसा होता है, किस प्रकार के होते हैं ये। तो ये चपटे क्रमी होते हैं, इन्हें चपटे क्रमी भी कहा जाता है, और ये हमेशा फ्लेटी होते हैं, पतले से होते हैं, ऐसा शेप होता है इनका, आगे से ऐसा होता है और पीछे से इस तरीके से होता है इनका शेप। यहाँ पर आंखें होती है, त्रिभुजाकार आगे से शेप होता है, इस तरीके से होते हैं ये, बिल्कुल चपटे। फीता क्रमी भी कहा जाता है इनको, या रिबन वाले क्रमी भी कहा जाता है। अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, मतलब इसमें सबसे पहले अंगों का निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका किसमें पाई गई है, तो पोरीफेरा में। ऊतक सबसे पहले किसमें पाए गए, तो पोरीफेरा के बाद क्या है, निडेरिया। ठीक है, निडेरिया में सबसे पहले ऊतकों का निर्माण हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगों का निर्माण सबसे पहले किन जीवों में हुआ है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले अंगों का निर्माण हुआ है। अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, और इनका शरीर त्रिकोणिकी या द्विपार्श्व सममिति होता है, मतलब जो लेयर्स होती है वो या तो 2 होंगी या फिर 3 होगी। विशिष्ट कोशिकाएं जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, फ्लेम सेल्स के द्वारा ये उत्सर्जन निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और उत्सर्जन के रूप में ये अमोनिया निकालते हैं। ऐसी आग की लपटों की तरह ये अमोनिया को निकाला जाता है, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स या ज्वलनशील कोशिकाएं कहा जाता है उनको। ठीक है, प्लानेरिया
में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। प्लानेरिया जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस का ही एक जीव है, इसका उदाहरण है ये प्लानेरिया। तो इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता उच्च पाई जाती है। मतलब कि अगर इसको ये जैसे ऐसे खंडित हुआ है, ठीक है, ये इसका शेप है, अगर इसको इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, और फिर ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इनमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये फिर से अपने पूरे शेप में बढ़ जाते हैं। तो प्लानेरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन मतलब अपने शरीर को पूर्ण रूप से बनाने की क्षमता पाई जाती है। उदाहरण इसके देख लीजिए, टीनिया सोलियम और फेसियोला। फेसियोला बहुत पूछा जाता है, लीवर फ्लग कहा जाता है फेसियोला को, और सेलियम टीनिया सोलियम जो है फिताक्रमी कहलाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने कम से कम 2-3 संघ पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के संघों को आपको बताएंगे कि किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। जय हिंद साथियों।